हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रतिदिन साइंस की क्लास मिलती होगी और भी सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलती होंगी। जैसे जियोग्राफी हुआ, रीजनिंग हुआ, तो ऑल मतलब और मैथ भी हुई और जीके भी हुआ, ठीक है। और एमपीजी के भी क्लास कुछ दिनों बाद आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग उसको भी देखते होंगे, ठीक है। और बुंदेलखंड क्लासेस पर SSGD और MP+ का पे चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। आप लोगों को उसको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क बैच रखे गए हैं, आपके लिए ही रखे गए हैं, ठीक है। और उसका मेन टारगेट रहेगा MP+ का, SSGD का नहीं। जिस चीज़ के बारे में बैच चल रहे हैं उसका ही मेन फोकस रहेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे का साइंस में क्या चल रहा था, बॉटनी चल रही, जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अब वनस्पति विज्ञान क्या चल, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आप पुष्पोद्भिद, ठीक है। और आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद के बारे में। पुष्पोद्भिद क्या है, कल आप पुष्पोद्भिद के बारे में पढ़ चुके थे। आप पुष्पोद्भिद क्या है, किसे कहा जाता है, उसके बारे में हमने गहन अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे किसके बारे में, पुष्पोद्भिद के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पुष्पोद्भिद क्या है, तो पुष्पोद्भिद के बारे में बात करते हैं। पुष्पोद्भिद क्या है, तो इस समूह के पौधे पुष्पोद्भिद उसे कहा जाता है। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के फूल, फल तथा बीज होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुष्पोद्भिद के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या है, पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सभी प्रकार के फूल, फल और बीज होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो आप पुष्पोद्भिद के बारे में बात कही गई थी, वो कही गई थी इसमें फूल, फल जो अन्यथा नहीं पाए जाते हैं। आप पुष्पोद्भिद के बारे में वो तो नाम ही से चल रहा होगा। अब और पुष्पोद्भिद में पेड़, पौधे, फल, तना नहीं, ये सब विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है। अब यह पुष्पोद्भिद 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होगा दोस्तों नगनबीजी वेद और दूसरा होगा आवृतबीजी, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे नगनबीजी, ठीक है। ये पौधे झाड़ीदार, लंबे, बहुवर्षीय तथा पूर्ण विकसित मूसला जड़ों वाले होते हैं। कैसे होते हैं, यह जिनमें इस समूह में जो लंबे, बहुवर्षीय तथा पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन मूसला जड़ों वाले होते हैं, ठीक है। अब बात कही जाए, इन्हें गरुड़भिद नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्हें गरुड़भिद नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा किसे कहा जाता है, तो सिकोरा सेंसवेरिस को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई होती है 120 मीटर, इसकी ऊंचाई होती है। इसका नाम क्या है, सिकोरा सेंसवेरिस, ठीक है। और इसी वर्ग में आता है जो इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। यह जो पौधा है ना, सिकोरा सेंसवेरिस, इसकी ऊंचाई रहती है 120 मीटर रहती है, जो इसी समूह में आता है, लेकिन इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। इन दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। जो साइकस के बीजांड पादप जगत में सबसे बड़े पौधे होते हैं, ठीक है। साइकस के बीजांड पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नगनबीजी के बारे में बात समझ चुके होंगे, क्या है नगनबीजी, इसमें सबसे बड़ा पौधा कौन सा है और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे दोस्तों आवृतबीजी के बारे में। आवृतबीजी क्या है, ठीक है। अब इसमें एक बात कहते हैं कि इस पौधों में बीज फल के अंदर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो इस पौधे में जो बीज है ना, जो फल के अंदर उपस्थित रहता है, ठीक है। और इन पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल व बीज पूर्ण विकसित होते हैं। क्या क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज इसमें पूर्ण विकसित होते हैं।
और इसमें जो बीज होते हैं, जो बीज पाए जाते हैं वो फल के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बीजों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो आवृतबीजी है ना, जो बीजों की आकार है, बीजों की संख्या के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुष्पोद्भिद हैं दो प्रकार के। ठीक है, आवृतबीजी और नग्नबीजी। ठीक है, और जो आवृतबीजी भी हैं वो बीजों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं आप लोग समझ लीजिएगा। सिंपल सी भाषा में क्या है, इसका नाम है एक बीजपत्ती और दो बीजपत्ती। अब एक बीजपत्ती और दो बीजपत्ती क्या है, तो आप लोग उसको भी हेडिंग डालिएगा और समझते हैं क्या है एक बीजपत्ती। तो जिनके बीज में सिर्फ एक बीज उपस्थित होता है वो है एक बीजपत्ती कहलाता है। क्या है, सिंपल सी भाषा कि जिसमें एक बीज उपस्थित रहता है वह एक बीजपत्ती कहलाता है। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, नारियल हुआ, खजूर हुआ, गेहूँ हुआ, मक्का गन्ना, ज्वार, बाजरा, जो जई यानी आदि इत्यादि है ना, जो ये सब एक बीजपत्ती कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या रहती हैं, जिसमें एक बीज उपस्थित रहता है, सिर्फ एक बीज उपस्थित रहता है, वह एक बीजपत्ती कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दो बीजपत्ती क्या है। तो दो बीजपत्ती के बारे में बात करते हैं। दो बीजपत्ती क्या है तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिनके बीज में दो बीज पत्ती होते हैं, क्या है कि जिनके बीज में दो बीज पत्ती उपस्थित रहती हैं उन्हें कहा जाता है दो बीज पत्ती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, जैसे मूली हुआ, शलजम हुआ, सरसों हुआ, भिंडी हुआ, कटहल हुआ, नींबू हुआ। ठीक है, संतरा हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज, लौकी, ककड़ी, आलू, मिर्च, बैगन, सेब, नाशपाती इत्यादि हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है, तो इनके अंदर द्विबीजपत्री उपस्थित रहती हैं, इसलिए इन्हें द्विबीजपत्री या द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने सिंपल सी भाषा में समझाया हमने और आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादातर दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद समझते हैं पादप आकृति। क्या पादप आकृति क्या है, जिसके अध्ययन को कहा जाता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी कहा जाता है पादप आकृति के अध्ययन को। ठीक है, अब इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पादप के विभिन्न भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि का अध्ययन आकृति कहलाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात समझते हैं कि पादप आकृति क्या है, तो जिसमें जो पादप के विभिन्न भागों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि का अध्ययन किया जाता है उन्हें कहा जाता है पादप आकृति। ठीक है, उसी को कहा जाता है, और आकृति अध्ययन कहा जाता है मोर्फोलॉजी। क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी। तो लिख देते हैं मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी कहा जाता है पादप आकृति के अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, तो अब समझेंगे जैसे रूट के बारे में। रूट को कहा जाता है जड़। तो रूट के बारे में समझते हैं कि रूट क्या है, यानी जड़ क्या है। दोस्तों, जड़ सदैव से दूर भूमि में वृद्धि करती है। क्या है, सिंपल सी भाषा कि जो जड़ है ना, जो सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। ठीक है, यह दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। क्या है, मूसला जड़ है और अपस्थानिक जड़, इन दो प्रकार की जड़ पाई जाती हैं। ठीक है, अब समझते हैं जड़ के बारे में। थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों चीज़ें, डायग्राम के बारे में समझते हैं कौन कौन। एक तो होती हैं दोस्तों शंकु आकार की होती हैं, और एक होती है कुंभी और तीसरी होती है द्विरूपी। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो इसके बारे में समझते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में आती हैं। तो जैसे हुआ गाजर हुआ, क्या गाजर किस में आएगी, तो गाजर आएगी दोस्तों शंकु आकार में। ठीक है, किस में आएगी, शंकु आकार में गाजर आएगी। ठीक है, इसके बाद आएगी दोस्तों कुंभी रूपी। क्या है, तो कुंभी रूपी में क्या आएगी, तो कुंभी रूपी में दोस्तों कुंभी रूपी में आएगी शलजम आएगी, चुकंदर आएगा, किसमें,
कुंभ रूपी में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तीसरी में है त्वक रूपी, त्वक रूपी। अब तो इसमें त्वक रूपी में क्या आएगा तो उसमें समझते हैं, जैसे मूली हुआ, मूली दोस्तों सही मूली लिखना कैसा पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। कोई कोई ऐसा लिख देता है, ऐसा तो नहीं, ये गलत है, इसमें ये सही वाला है मूली, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं, नेक्स्ट के बारे में, तना के बारे में, स्टेम क्या है, ठीक है। यह भाग प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जैसा उसमें था जैसे इसमें है दोस्तों। यह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, कैसा करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, क्या, तना, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में उदाहरण से समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं इसमें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ग्रुप डी में और SSC GD MB+ और में अभी हाल पूछी जानी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई नहीं, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान आप लोग जो 9 के बाद आप लोग ज्ञान लेना। इसके बाद दोस्तों हम आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाए हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टेम के बारे में, तो भूमिगत तने क्या क्या हैं, क्या है भूमिगत तने क्या क्या हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, कंद हुआ, धनकंद है, शलकंद है, प्रकंद है। यह 4 टाइप के हैं, क्या हैं, 4 प्रकार के हैं, कंद हुआ, धनकंद हुआ, शलकंद हुआ और प्रकंद हुआ। तो इसमें कंद में क्या आएगा, आलू, ठीक है। और धनकंद में आएगा केसर, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और शलकंद में क्या आएगा, शलकंद में प्याज आएगी। और प्रकंद में आलू, अदरक, यानी 2 चीज़ें आएंगी, और भी आती हैं, तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या है, तो जैसे कंद में आएगा आलू, ठीक है। धनकंद में आएगा केसर, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और शलकंद में प्याज आएगी। और प्रकंद में हल्दी, अदरक, जो आलू आता है कंद में आता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी आगे और समझते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रही गई है। तो पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, लीफ, इसी को पत्ती कहा जाता है, लीफ। तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों का भोजन बनाती हैं, क्या कहती हैं, जो यह पत्ती है ना, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है, सिंपल सी भाषा है। तो इसमें अब पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, यानी इसको कहा जाता है फ्लावर। फ्लावर यह पौधे का जनन अंग कहलाता है। 2 चीज़ इंपोर्टेंट बात कही गई हैं, पत्ती क्या है, लीफ को क्या कहा जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है। अब बात कही जाए फ्लावर के बारे में, तो यह पौधे का जनन अंग कहलाता है, पुष्प, ठीक है, फूल, उसी को कहा जाता है फूल, बात तो है, ठीक है। और पुष्प के 4 भाग होते हैं, क्या होते हैं, फ्लावर के 4 भाग होते हैं। अब भाग कौन कौन से हैं, तो बाहर दलपुंज हुआ, ठीक है, दलपुंज हुआ, और पुंग हुआ और जांग हुआ, इन 4 प्रकार के ये भाग पाए जाते हैं फ्लावर के। अब उसके बारे में भी गहन अध्ययन करते हैं, 4 भाग कौन कौन से मतलब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों ये भाग है ना जो जांग, तो इसमें मादा जननांग होता है, किससे होता है, अंडा से द्वारा, ठीक है। और इसमें जननांग होता है पराशरण, इसी में होता है पराशरण, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं, नेक्स्ट चीज़ के बारे में समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो अब समझेंगे फ्रूट यानी फल के बारे में। इसके बारे में फल के बारे में, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अब दोस्तों अभी हाल जो NTPC CBT 1 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था जो फल का निर्माण होता है तो किससे होता है, तो उसमें सही आंसर था अंडाशय से होता है फल का निर्माण, ठीक है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, फल का निर्माण जो होता है वह अंडाशय से होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और फूल का नाम दोस्तों जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय के द्वारा होता है, ठीक है। तो सभी फलों को 3 भागों में बांट सकते हैं, किसमें बांट सकते हैं, तो सभी फलों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो भाग कौन कौन से हैं, तो आप लोग उसको भी बारे में समझते हैं वो भाग कौन कौन से हैं। और भाग कौन कौन से हैं, सरल फल हुआ दोस्तों, पुंज फल हुआ और संग्रहित फल हुआ, इन 3 प्रकार के फल बांटा गया है, ठीक है। जैसे सरल फल में कौन कौन आएगा, केला हुआ, अमरूद हुआ, यह सरल फल हैं, ठीक है। अब पुंज फल क्या है, तो रस भरे फल होते हैं दोस्तों, जैसे हुआ लीची क्या है, वो पुंज फल है, ठीक है। जो पुंज फल में आएगा लीची, जो उसमें रस भरे फल होते हैं वो
ठीक है, वो सब पूरे पुंज फल में आएगा। ठीक है, और इसके बाद में संगठित फल हैं। जो संगठित फल हैं वो क्या है, जैसे शहतूत हुआ, कटहल हुआ, क्या हुआ, कटहल हुआ, दूसरा हुआ शहतूत हुआ, यह सब संगठित फल में के उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, बंदे का क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसमें होता है जैसे CO2 हुआ, क्लोरोफिल हुआ, सूर्य का प्रकाश, इन तीनों चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। अब उसके बारे में क्या है जैसे हुआ पौधों का हरा भाग यानी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और भूमि से जल प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देती हैं। क्या क्या देती हैं, जो दोस्तों पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं ना, जो अब हरी पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्लोरोफिल के बारे में। पौधों का हरा की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए वो हरी पत्तियां और प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ऑक्सीजन करके तीनों चीज़ें मिला के वो भूमि जल से प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देती हैं। क्या देती हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट देती हैं। यानी CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है, अब इसमें क्रिया करवाते हैं। क्रिया में समझते हैं क्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, यह मोस्ट पेपर में पूछ जाएगी, तो इसको दोस्तों आप लोग छापिएगा। ठीक है, लोग छाप फुल पत्ती टांगे, फुल पत्ती लगा दो। अब जैसे हुआ CO2 हुआ और H2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ अपन ने क्रिया करवाई। ठीक है, प्रकाश से और क्लोरोफिल से, तो उसमें प्राप्त हुआ C6H12O6, तो ये सूत्र बन गया किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, और H2O + O2। ठीक है, अब इसको अपन ने किया है सेम किया है, तो सेम में क्या करेंगे, यहाँ 6 जोड़ देंगे, यहाँ 12 जोड़ देंगे, और यहाँ 6 जोड़ देंगे, और यहाँ 6 जोड़ देंगे, तो यह क्रिया बिल्कुल सेम हो गई। कैसे हो गई, सेम हो गई, मतलब समान। ठीक है, तो इसमें यह क्रिया करवाई तो अपन ने ग्लूकोज बन गया, हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ें प्राप्त हो गई। क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ यानी C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, ये तीन चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल का सूत्र क्या है, क्लोरोफिल पहली बात तो प्राण रहित होता है। कैसा होता है, प्राण रहित होता है क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल का सूत्र क्या है, तो C55H72O5 N4Mg, यह सूत्र क्या बन गया है, क्लोरोफिल का। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, जो मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। किस में होता है, जो मैग्नीशियम का एक परमाणु है ना, जो क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल प्रकाश से लाल, नीला, बैंगनी रंग को अवशोषित करता है। किस रंग को कहता है, आपसे पूछा जाए, जो क्लोरोफिल प्रकाश है ना, जो क्लोरोफिल प्रकाश से लाल, नीला, बैंगनी, हरे रंग को यह अवशोषित करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की एक अपचयन और उपचयन क्रिया होती है। किसकी होती है, अपचयन और उपचयन क्रिया होती है। ठीक है, अब बात कही जाए अपचयन और उपचयन में क्या प्राप्त होता है, तो जल का अपचयन करके अपन लोग ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। किसका, जल का उपचयन करके ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, और CO2 का अपचयन करके ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बारे में अब नेक्स्ट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दें कि हमारे बुंदेलखंड क्लासेस पर MP+ SSGD रेलवे GOV-D के बैच चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। वो निःशुल्क बैच दिए जा रहे हैं, और इसमें कोई फीस जमा नहीं करना है। ठीक है, वो निःशुल्क बैच दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर दोस्तों को जोड़िएगा और
वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।